फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री चाहे कम आए या कोई भी सब्जेक्ट चाहे कम आए, लेकिन जीने की आर्ट मुझे आती है, लिविंग ऑफ आर्ट या आर्ट ऑफ लिविंग, दोनों। चलो भाई आ जाए भाई, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, जो जहां तक भी देखा है उसको देखिए, सब लोग समझते रहिए, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए, जहां डाउट हो उसको बताते रहिएगा। ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए और डिटेल में पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि वास्तव में थोड़ा टेक्निकल है ये। इसके बाद आज जो पढ़ेंगे वो और ज्यादा टेक्निकल है, तो थोड़ा फोकस रहिए, समझिएगा क्या है कैसे, ठीक है, बताइएगा जैसे होगा। आइए आ जाओगी। ये ग्राफ हमने कल चलते चलते बता दिया था, मतलब नेक्स्ट डे है ना, पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था इसको। ये सब हो गया था मेरे ख्याल से, क्यों भाई, बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ रिपोज भी हो गया था, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या है, म्यू एस है, tan थीटा के इक्वल टू म्यू के लिखा था ना, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो ये सब हो गया था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, बढ़िया, दो तरीके से इसको सॉल्व किया था, ये भी किया था हम लोगों ने, है ना भाई। वहां पर क्या चीजें कैसे लग रही हैं ये सब भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी, कैसे क्या है, और याद रखना बहुत जरूरी है। क्या ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, मैंने कहा था इसको फोटो खींच लो, आप लोगों ने किए, ये है नहीं किया, जो भी है इसको देख लेते हैं। और चलो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ चीजें कैसे हैं। हमने साइन 37 कॉस 37 इन सब की वैल्यू बता रखी है, आपको पता है 37 में क्या होता है। ये देखो यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बना ही है ना, तो बताओ यहाँ से अगर छोटा ट्रायंगल बना है 37, तो बताओ यहाँ क्या होगा, साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, साइन 37 की वैल्यू क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये 3/5। कॉस 37 की अगर हम वैल्यू बात करें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 4/5, यही होगा ना भैया, 4/5 होगा। ये इतना सारी चीजें, क्वेश्चन जो दिया उसको देखते हैं, बाकी इसको हम रिजॉल्व करना जानते हैं, कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट सब आता है अपने को। इसमें दिया फॉर द अरेंजमेंट shown in the figure if the system is in equilibrium the value of frictional force on 10 kg block is। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी जरा बताना। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो टेंशन तो ऑब्वियस ही बात है इसकी हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ। इसका जो मतलब मास मतलब वेट जो होगा नीचे की तरफ होगा, 4 इंटू जी लिखेंगे क्या, 4 इंटू क्या लिखेंगे जी भाई, m इंटू जी होगा नीचे, 4 kg मास है तो 4 इंटू जी होगा। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ तोड़ा गया है, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये है आपका, ये होगा इसका m इंटू जी मतलब 10 इंटू जी होगा। ये इसका क्या होगा, मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये क्या होगा आपको बताना, ये होगा 10 जी और यहाँ क्या होगा cos 37। अगर यहाँ 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा 37। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा बताओ, 10 जी साइन 37। कंपोनेंट्स में ब्रेक करना आप सबको आता है, हमने कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नीचे की तरफ। अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो ऑब्वियस बात है टेंशन किधर लगेगा, अगर ये नीचे की तरफ मूव करता तो टेंशन किधर लगता, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ऑब्वियस बात है ये इसको ऊपर खींचेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये सबको पता है ना, क्लियर। अब ये फिगर बना है, इसके हिसाब से जो चीजें हम लोगों को करनी है वो करनी है। एफ निकालना है, और एफ कहां बना हुआ है भैया, हाँ क्या बेटा, इसमें नहीं नहीं, ये बाहर है इसके, ये इसके बाहर है, बस इसको लटकाया गया है, ये नीचे आ रहा है। नहीं नहीं, कॉन्टेक्ट में होगा भी, तब भी इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सरफेस के टच में ना थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे होना चाहिए। जब तक ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे प्रेशर नहीं लगाएगा तब तक कोई फ्रिक्शनल फोर्स ढंग से काम नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब उसका वेट पूरा उस सरफेस पे आ जाएगा। तो वेट सरफेस पे कब आ रहा है, जब ये वाला वेट सरफेस पे तब आता जब इस पे कोई इधर से फोर्स लगता है, इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है या प्रेस करता। अभी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब नहीं है, तो ये वाला होगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब जो चीजें यहाँ बनी है देखना, टेंशन टी की अगर मैं बात करूं, टी ऊपर की तरफ है, टेंशन टी ऊपर की तरफ है, इस टी को क्या बैलेंस कर रहा होगा 4g, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4g, और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लिया जा रहा है, जी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया जा रहा है भाई 10, तभी तो यहाँ लिख दिया गया 40। टी इक्वल टू क्या होगा 4g होगा, वो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 kg ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, अगर हम 10 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो 10g साइन 37 की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू हम 10 लिखेंगे भाई, जो भी है जी की वैल्यू 10 रखे, और साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 10g साइन 37 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। कितना आ गया, अब जरा बताना बहुत ध्यान समझना इस बात को,
बहुत ध्यान समझना इस बात को कि ये चीजें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, बहुत अच्छे समझना। अब जो चीज यहाँ लिखी गई है भाई देखो, टेंशन तो ऊपर है क्या, ऑब्वियस है, टाइट एंड के हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा। इस ब्लॉक की अगर ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, इस ब्लॉक से अगर ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई है तो टेंशन हमेशा इसकी किधर होगा भैया, ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा किधर होगा, इस पे ऊपर की तरफ होगा। टाइट एंड से हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना टेंशन, टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जरा बताना, पीछे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ ही लगेगा ना, बताइए जरा। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, किधर लगेगा। अच्छा, अगर ये नीचे आ रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इसका मतलब ये tan g sin 30 डिग्री वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये tan g sin 30 अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब मूव नहीं कर रहा है, मतलब सब हमेशा स्टेशनरी स्टेट में है, ना ये पीछे जा रहा है ना आगे जा रहा है। अगर इन केस ये 10 kg वाला ब्लॉक चूंकि इसका मास ज्यादा है ना, तो ऑब्वियस बात है इसके नीचे आने के चांसेस क्या होंगे। ये 4 kg इसका वेट है कम, तो ऑब्वियस बात है इसको कैसे नीचे खींचेगा, इसका मतलब इस ब्लॉक के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसका वेट क्या है, क्योंकि इसका जो ये वाला हमने कंपोनेंट निकाला वो 60 न्यूटन आया, जबकि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आया, 40 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स किसको खींच पाएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन का लग रहा है, यहां पर इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का, तो 60 वाला ही इसको खींचेगा ना। इसका इस ब्लॉक के मूव करने के चांसेस किधर है, नीचे की तरफ। क्या हुआ, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा जरा बताना, ऊपर की तरफ। अब ध्यान समझना इस बात को, अगर बॉडी इधर मूव करने वाली है, अगर ये बॉडी इधर मूव करने वाली है तो इसका मतलब ये वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं इक्वेशन अगर लिखता, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये वाला फोर्स इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं। इक्विलिब्रियम होने का मतलब जो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रहे हैं इनका सम हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, इनका सम हमेशा क्या आएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सभी फोर्सेस का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, या सेम डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके सम के क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो जब इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ध्यान देखना, tan g sin 37 इक्वल टू में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या है, t टेंशन भी है, इस डायरेक्शन में t टेंशन भी है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, f भी है, और मुझे f निकालना है, तो f इक्वल टू क्या होगा जरा बताना। अरे होगा tan g sin 37 और माइनस में क्या होगा भाई, t होगा, माइनस में क्या होगा, t। tan g sin 37 की वैल्यू कितनी आई, अभी हमने निकाला था, कितना है भाई, 60, और t कितना आया जरा बताना, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 20 न्यूटन। तो f निकल के आ गया क्या, 20 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, इक्वेशन यहां से बनेगा, कोई दिक्कत जल्दी। हाँ कौन खींच ले नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस बात है इधर का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ज्यादा आ जाएगा ना, तो उसको खींच ले जाएगा। लिख लो भाई, इसका सॉल्यूशन लिख लो, तुम लोगों ने लिखा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं बता दिया कैसे क्या है, ये ध्यान रखना आइडिया। लिखा है आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो नोट करो इसको, जल्दी से बनाओ इसको, नोट करो। और ये वैल्यूज याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ 37 53 की, देख रहा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये सब आएंगे, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर अपने आप को बेटा अगर अपने आप को फिजिक्स का आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है तो इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करना सीखिए और समझिए चीजों को, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लिखिए इसकी, लिखिए लो। बेटा फ्रिक्शन का जो करा रहा हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, ये मिलेगा नहीं जल्दी, जो बता रहा हूँ जितना लिख लो उसकी प्रैक्टिस कर लो, दांत ना दिखाओ इलेक्ट्रोड जैसे, लिख इसको, चल लिखा है। तो मूव करें हम लोग फिर, मूव ऑन है, ठीक है, बढ़िया है, ये रिएक्शन का बता दिया, बढ़िया, ये सब हो गया था। ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया था, इनवर्स का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, बढ़िया। अच्छा ये रहा क्या था, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ये हम लोगों ने पढ़ने, जरा देख, चलो भाई लिखो, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक होगा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, वो वाला ब्लॉक नहीं है तुम्हारा, कौन सा ब्लॉक, जैसे किसी की आईडी ब्लॉक कर देते हैं या कुछ ब्लॉक कर लेंगे आप, वो वाला ब्लॉक नहीं है, दूसरा है चलो ये ब्लॉक या बॉडी की बात करें, कोई बॉडी या कोई ब्लॉक है ऐसे समझना, लिखो ब्लॉक ऑन ब्लॉक। अब यहां पर जो है देखो, ये नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है बेटा,
कोई बात नहीं, टेढ़ा तो आ जाओ यहाँ। मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, आगे खींच रहे हैं, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? एक दूसरा ब्लॉक है जो इस पे रख रहे हैं। अगर इसका मास, देखो ध्यान रखना, अभी इसमें बड़ी कंडीशंस बनेंगे। अगर इसका मास इसके मास से कम है, इसका मास इसके मास से कम है, इस बॉडी का मास इस बॉडी के मास से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिलेटिव मोशन होगा। जैसे कोई भारी चीज हो, नीचे से उसको जल्दी से खींच लो तो ऊपर वाली चीज देखते हो ना, इनर्शिया की वजह से या तो उसी स्टेट में रहता है या तो क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना मोशन, इनर्शिया वगैरह का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक इधर पीछे मूव करेगा, किधर की तरफ मूव करेगा? पीछे की तरफ। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जब इसके कांटेक्ट में होगा, किधर होगा वो? आगे तरफ। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक को मैं जब तेजी से आगे खींचूंगा तो ये ब्लॉक क्या होगा? पीछे फेंका जाएगा। मतलब तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जब इसके कांटेक्ट में होगा किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इसका नॉर्मल रिएक्शन N2 है, इसका जो वेट M2G होगा नीचे की तरफ होगा। इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? M1G होगा, वो किधर होगा भैया? नीचे की तरफ होगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन पहले वाले ऑब्जेक्ट का। ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? लिखो जरा। और FL इक्वल टू हमने आपको बताया था, अगर याद हो तो आप लोगों को याद ही होगा, ऐसा क्या है, म्यूएस इंटू Na लिखवाया था, याद है? और Na का मतलब हमने क्या कहा था? Na का मतलब मैंने क्या कहा था बताओ? ये mg भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये mg cos थीटा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस एंगल पे रखा है वो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन सरफेस के, है ना। अगर थीटा एंगल पे रखा है तो, अगर वो थीटा एंगल पे रखा है तो mg cos थीटा आएगा। थीटा एंगल पे नहीं है, ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है तो सिर्फ क्या आएगा? mg आएगा। ध्यान रखना इसका, क्या आएगा? mg आएगा। तो FL इक्वल टू क्या आएगा? देखा, मैंने कहा था ना आसान नहीं है। अरे ऐसी बात बता रहा हूं। तो अगर मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए लिखूंगा FL इक्वल टू, तो क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू μ2 N2, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं इसलिए μ2 N2। और μ2 N2 का मतलब क्या होगा? M2 इंटू जी। अरे N2 क्या होगा? M2 इंटू जी ही तो होगा। यहां रख दिए, ये वैल्यू निकल के आ गई FL की वैल्यू। और FL का मतलब क्या है? FL का मतलब क्या है भाई? FL का मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगी? इस ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करेंगे या इस ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करेगी? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो इस FL के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? M2 इंटू एक्सीलरेशन। ए मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से वो मूव कर सकता है मूव करेगा ना, जो भी इस पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। M2 इंटू क्या हो जाएगा? AX। M2 से M2 क्या हो जाएगा? अरे इधर भी M2 है, इधर भी क्या है, तो A मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2G। अरे A मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से μ2G हो जाएगा। A मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? तूफान और बारिश से अगर रुक गया ना तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस चीजों को एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को कभी किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। जिंदगी के कुछ उसूल बनाओ जिनमें एक दो चीजों को टॉप प्रायोरिटी पे रखो, तभी कुछ मुकाम हासिल होगा, नहीं तो फिर यहाँ ठीक। आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बहुत सारी चीजें आती रहती हैं जाती रहती हैं। पेपर भी आएगा जाएगा, उसमें आप कितना दे पाओगे अब देखो, कोई बात नहीं। ये कैसे आ गया समझ में आया? FL इक्वल टू, अरे फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? अरे मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर आपको FL का आइडिया हो, FL का मतलब क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम बॉर्डर आया तो मास मैक्सिमम क्या होगा? जो मास होगा तो मास ही होगा ना, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है उसका? एक्सीलरेशन। क्या हो सकता है मैक्सिमम उसका? एक्सीलरेशन। इसलिए FL के प्लेस में क्या रखा गया? M2 A मैक्स। M2 से M2 कैंसिल हुआ भैया, तो क्या है? A मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 इंटू जी आएगा। ये A मैक्स का है। अब इसमें जो कंडीशंस आई ये देखो ना, हाँ बेटा कंडीशंस लिखना पड़ेगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर A इज लेस देन इक्वल टू क्या है? A मैक्स, और A इज ग्रेटर देन क्या है? A मैक्स। A किसका एक्सीलरेशन है? A का मतलब क्या है? इस वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन है। अगर ये A एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। मतलब पहले वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन अगर A है, अगर इसमें रिजल्टेंट फोर्स F लग रहा है तो
ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो भैया इसका ए मैक्स ये रहेगा, ए मैक्स पीछे की तरफ होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसको हम जल्दी से आगे खींच रहे हैं तो वो क्या होगा, पीछे फेंका जाएगा ना, या तो पीछे मूव कर जाएगा क्योंकि ये आगे चला जाएगा, ये एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है उसका ये। अब जरा ध्यान रखना कि अगर तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया, ए मैक्स हो गया, तब उस केस में क्या होगा, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तब दोनों ब्लॉक क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे एक कॉमन एक्सेलरेशन से। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड। जैसे कभी क्या होता है ना कि चीजों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा है, आराम से धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक एक साथ चले आएंगे ना। लेकिन अगर जल्दी से खींच लिए तो ऊपर वाला पीछे फेंका जाएगा, नीचे वाला आगे आ जाएगा। तो कह रहे हैं अगर उसका एक्सेलरेशन ए मैक्स से कम है, मतलब आराम से धीरे धीरे आगे हम खींच रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे, मतलब वो ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर नीचे वाले के ऊपर रहेगा, आराम से वो भी खींचा आएगा उसी एक्सेलरेशन से। तो उस केस में मैंने बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन ए एस, जो भी है कॉमन, एस का मतलब यहाँ स्टैटिक से है या स्लो से है या जो भी समझो यहाँ पर, एंड कैन एज्यूम टू बी एज व्हाट, वन सिस्टम। तब उसको इन दोनों को मिलाकर हम एक सिस्टम मान सकते हैं। जैसे एक सिस्टम है, जिस स्पीड से मूव करेगा उसके जितने भी पार्टिकल हैं उसी स्पीड से मूव करेंगे ना, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं। जैसे एक बस है, बस अगर आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से आ रही है तो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उन सबकी स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो वैसे कह रहे हैं अगर एक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और इसको हमने आराम से आगे खींचा तो दोनों सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं क्या, अगर ए इज ग्रेटर देन क्या हो गया, ए मैक्स। अगर नीचे वाले को बहुत तेजी से बहुत जल्दी में खींच लिया हमने तो तब कह रहे हैं ईच ब्लॉक मूव विथ डिफरेंट एक्सीलरेशन। तब दोनों क्या है, डिफरेंट एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। मतलब ये जल्दी से आगे खींचा जाएगा, वो पीछे फेंका जाएगा, लेकिन डिफरेंट एक्सीलरेशन से पीछे फेंका जाएगा। ठीक है ना, लिख लिया, लिखा आपने, बोले नोट करो। ये सब कंडीशंस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, समझने के लिए, जानने के लिए जानकारी रखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? अब ये चीजें एकदम नहीं है आपके लिए, थोड़ा समझना, इसको देखना और याद करना। ठीक है, हाँ। अरे बेटा ब्रांड तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रांड के अक्सर बैंड बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें रियलाइज हो जाए वो जरूरी है। आगे बढ़े, हाँ सही से पढ़ाएं बेटा। ये तो तभी हो सकता है जब पेपर में ही बनाओ, बता दू। हाँ, मेरा यकीन करो, अगर आप मेरी स्कूल में होते जब मैं पढ़ा रहा था तो आप पढ़ना सीख जाते, या तो आप समझ जाते कि पढ़ना लिखना आपके लिए नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ी दिक्कत है, बड़ी फांसी है, हम क्या बताएं। लिखो लिखो भाई, फोर्स ऑन द बॉटम ब्लॉक, लिखो भाई, हेडिंग करो, फोर्स ऑन द बॉटम ब्लॉक, फोर्स ऑन द बॉटम ब्लॉक, फोर्स ऑन द बॉटम ब्लॉक। जल्दी लिखो भाई। कह रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो भैया, देखो कहा जा रहा है इसमें, what is the maximum force applied on block M1 so that both blocks move together with common acceleration। कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए किस पे, M1 पे, जिससे कि दोनों ब्लॉक क्या हो, दोनों ब्लॉक क्या हो, कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करें। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाना चाहिए ये बताओ। एफ मैक्स सिचुएशन देखो, ये M2 ब्लॉक है, ऊपर रखा गया है, M1 नीचे है, एफ मैक्स इधर लगेगा तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा पीछे की तरफ लगेगा। इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम म्यू2 मान लिए हैं, इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको क्या मान लिए हैं, μ1 मान लिए। इसको मैक्सिमम फोर्स लगा के नीचे खींचा जा रहा है। जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों को मिलाकर एक सिस्टम मान सकते हैं, और इन दोनों का रेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, वो कितना होगा, m1 + m2 × g। बना लो इसको जल्दी से। इस केस में ना थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पर माना जा रहा है वही बता दूं मैं। देखो भैया, देखो एक चीज का थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन कर लेना। ये जो आपने ए लिखा था ना, ए,
ये जो आपने ए लिखा है इसको ए मैक्स लिख लो, यहाँ ए मैक्स लेकर इसको कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जिससे मिल रहा है वही लिख लेंगे, ए मैक्स। इसी डायरेक्शन में आपको ए भी मिलेगा, इसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ए मैक्स भी। देखो लिखो, जो इक्वेशंस बने हैं आगे इसके हिसाब से बने हैं, पीछे वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, या ए मैक्स लिख देना, ए मैक्स। ए मैक्सिमम का भी इधर डायरेक्शन है और ये भी है। बॉडी वो ब्लॉक उधर मूव कर रहा है, वो सब देख लेंगे आगे, उसकी वेलोसिटी वगैरह पहले ये देखना। नॉर्मल फोर्स लगाए हैं तो भाई नॉर्मल एक्सीलरेशन, मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन। हाँ कुछ होगा उसको देख लेंगे। अगर दोनों कांटेक्ट में आए एक दूसरे के साथ मूव करेंगे तो कॉमन एक्सीलरेशन एएस से मूव करेंगे बेटा। ये ए वाला इसी फोर्स के थ्रू जो इसमें एक्सीलरेशन आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस ए की वैल्यू ए मैक्स, मतलब जितना मैक्सिमम फोर्स लगा के इसको हम आगे खींचेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके, वो मैक्सिमम फोर्स के केस में जो एक्सीलरेशन होगा उसको ए मैक्स लिख रहे हैं। मतलब समझे, वो मैक्सिमम फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रही है और क्या है आगे बढ़े, उसके लिए ए मैक्स लिखा जा रहा है। नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, मैक्सिमम फोर्स से कम लगाएंगे तो भाई नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, ए एक्सीलरेशन, तब भी साथ में मूव करेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स जिसके साथ ये दोनों एक साथ कांटेक्ट में रहे एक दूसरे के, और एएस एक्सीलरेशन से दोनों आगे मूव कर रहे हैं, तो वो वाली चीज है। ठीक है, बस वही करेक्शन कर लो, बाकी ठीक है। अब यहाँ देखो, ये यार मैक्सिमम फोर्स लगाया हमने जिससे कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करे, दोनों एक साथ आगे मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों ब्लॉक क्या है एक साथ आगे मूव कर रहे हैं, वो मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब ए मैक्सिमम किधर मिलेगा, ए मैक्सिमम किधर मिलेगा, ए मैक्सिमम जो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मिलेगा ए मैक्स। जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो ए मैक्स मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो टोटल वेट होगा, इसका मास क्या है m2 है, इसका मास क्या है m1 है, टोटल वेट क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू जी होगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा, ये जी होगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा, जी होगा। अब ये ब्लॉक जब आगे मूव कर रहा है तो ये सरफेस, ये जो बॉडी, ये जो सरफेस है प्लेन का, इस बॉडी के कांटेक्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू1 है, और ns लिखेंगे इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर ऊपर की तरफ है। अच्छा, इस ns के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, इस ns के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, इसका टोटल वेट क्या है नीचे, m1 प्लस m2 इंटू क्या है, g है, और इसका मास क्या है, m2 है। इन दोनों बॉडीज की, दोनों मासेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू2 है, और जो नॉर्मल रिएक्शन इसका ns होगा वो क्या होगा, इस m2 का सिर्फ m2 इंटू क्या होगा, g होगा। फिलहाल हम लिखते हैं इक्वेशन, जरा कैसे लिखते हैं जरा देखना, जरा देखना। अब बेटा अब देखो यार, देख लो, लिख तो लोगे, पहले समझ लो ये इक्वेशन कैसे लिखे जा रहे हैं। अब एफ मैक्स आगे की तरफ लग रहा है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ क्या लग रहा है, म्यू1 इंटू एस, अरे ये जो कांटेक्ट में है म्यू1 इंटू एस, और मान लेते हैं एएस एक्सीलरेशन से दोनों ब्लॉक क्या है आगे बढ़ रहे हैं, एएस एक्सीलरेशन से, एएस मतलब कॉमन एक्सीलरेशन, दोनों से, जिससे दोनों क्या है एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एएस एक्सीलरेशन से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बेटा तुम लोगों में कितनी बार कहूं, जब क्लास में पढ़ो तो सिर्फ क्लास में रहो, लेकिन ये नादानियां क्यों करते हो यार, क्या चाहते हो मैं इंसल्ट करूं, जो नहीं आ रहा है वही तो चैलेंज है ना, समझना। सब कुछ आसान होता तो कोई लाइफ में इतना स्ट्रगल करता, फिर स्ट्रगल जैसा वर्ड ही नहीं होता। राह आसान नहीं होते बेटा, उसको आसान बनाना पड़ता है। जिनको बनाना नहीं आया उनके लिए चीजें टफ हैं, इजी और टफ दुनिया में कुछ नहीं होता। टफ उन्हीं के लिए है जिनको चीजें आसान बनाना नहीं आती। सीखना यही है कि आसान कैसे बनाए, फिर हर चीज आपके लिए इजी है। अब क्या ही कहूँ, समझदार तो बचपन से थे और निठल्ले भी, समझ लो। यहाँ मैक्सिमम फोर्स लगा के इसको आगे खींच रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, दोनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सीलरेशन एएस से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये इसके कांटेक्ट में है, आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा देखना, एफ मैक्स जो पीछे की तरफ लग रहा है उसको माइनस करेंगे म्यू1 इंटू एस, और कौन से एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, एएस एक्सीलरेशन से, तो m इंटू एस। किस m का मतलब क्या है, इस कैपिटल M का मतलब क्या है, अरे दोनों का मास एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों ब्लॉक क्या है आगे बढ़ रहे हैं ना एक साथ। तो यहाँ एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, अभी लिखेंगे इक्वेशन, देखो यहाँ से एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मैक्स इक्वल टू इस म्यू1 एस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, म्यू1 इंटू एन एस, और ये m इंटू ए एस है। अब देखो m के प्लेस पे, इस कैपिटल M के प्लेस पे क्या रखा गया, पूरा इस कैपिटल M के प्लेस पे क्या रखा गया, बोलो m1 प्लस m2, और इसका जो भी है वेट वगैरह वही तो लिखेंगे ना,
m1 प्लस m2। अब यहाँ पर जो लिखा गया है इसका मतलब समझना, μ1 इंटू ns का मतलब क्या है, यही देखो, इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, इस ब्लॉक पे ये m2 भी है ना, तो यहां से ns इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं ns इक्वल टू निकालूं, ये ns इक्वल टू क्या होगा बताओ, ns इक्वल टू क्या होगा, अरे m1 प्लस सॉरी म्यू भी तो होगा, बताओ, ये होगा μ1 और क्या होगा जरा बताना, m1 प्लस m2 और इंटू में क्या होगा, जी होगा। निकालने का तरीका यही था ना, ns इक्वल टू या na इक्वल टू क्या होता था, म्यू m g, म्यू के प्लेस पे हम क्या रखेंगे μ1 और m के प्लेस पे क्या रखेंगे, दोनों का मास ऐड करेंगे m1 प्लस m2 इंटू क्या लिखेंगे g। क्या फोर्स की वैल्यू अगर f मैक्स से ज्यादा लगा देंगे तो ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक पीछे फेंका जाएगा, केवल यही नीचे वाला ब्लॉक ही आगे बढ़ेगा। हाँ a मैक्स से ज्यादा होगा, अभी तो दो केसेस बने ना, अभी पीछे हमने डिस्कस किए, ये देखो, ये जब a मैक्स से ज्यादा हो जाए, ठीक है। और पीछे हमने निकाला as इक्वल टू क्या आया था, as इक्वल टू अभी क्या निकाले थे पीछे, सॉरी as इक्वल टू क्या लिखे इक्वेशन में, देखो यहाँ as इक्वल टू क्या लिखे, या a मैक्स इक्वल टू क्या है, μ2 इंटू जी है। अगर मैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात करूं तो कितना आया था, μ2 इंटू जी। इस इक्वेशन में हमने जहां पर as लिखा था वो हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, μ2 इंटू जी लग दिया हमने। इस as के प्लेस पे हमने क्या रखा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी तो होगा, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, μ2 इंटू जी, जो हमने पीछे निकाला अभी, भाई पीछे निकाले ना, a मैक्स इक्वल टू क्या था भाई बता, अरे μ2 इंटू जी लिखे थे कि नहीं लिखे थे बताओ, ये देखो पीछे, ठीक है, ये रखा, इसके प्लेस पे रखे m के प्लेस पे m1 प्लस m2 और इस as के प्लेस पे क्या रखे, μ2 इंटू जी प्लस μn, और इस ns के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, हमने पीछे बताया भी आपको, देखो m1 प्लस m2 इंटू क्या लिखेंगे, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया इक्वेशन। तो यहां से f मैक्स इक्वेशन क्या आ गया, देखो यहाँ m1 प्लस m2 है, यहाँ भी m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 यहाँ भी है, m1 प्लस m2 यहाँ भी है, इसको कॉमन कर लें, और g यहाँ भी है, g यहाँ भी है, इसको भी कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा μ1, यहाँ बचेगा क्या, μ2, तो m1 प्लस m2 सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया, μ1 प्लस μ2 इंटू क्या गया g। तो जो मैक्सिमम फोर्स का एक्सप्रेशन है वो आ गया क्या, मैक्सिमम फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया, जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हो गया तो क्या होगा एक्सप्रेशन f मैक्स का, m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया, μ1 प्लस μ2 इंटू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। जहां μ1 क्या है, इस ब्लॉक का नीचे सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, μ2 क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये लिखा है। ये सब लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एकदम न्यू है, एकदम न्यू है, इनको किसी भी चीज से रिलेट करके नहीं देखेंगे आप, रिलेट करके देखोगे तो गलत कर जाओगे, ठीक है ना, तो इसको समझो अच्छे से। हाँ, सब फ्री बॉडी डायग्राम, अगर इक्वेशन लिखना आता है फ्री बॉडी डायग्राम से तो ये सब करना। बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, इसको लिखे पूरा लिखो, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं जनाब, आपको लगता है आप आइंस्टीन हैं, आपको देखते ही सारी चीजें याद आ जाएंगी, हाँ क्या, सब डाइवर्ट हो जाएगा बेटा, लेकिन क्या है करो, हम बस ये बता सकते हैं कि आपको क्या जरूरी है, ये समझ लेना कि जीवन में हर चीज आपको अच्छा नहीं लगेगी, मेरा यकीन करिए, जितनी भी चीजें आपके लिए अच्छी हैं हर चीज आपको अच्छी नहीं लगेंगी, समझ रहे कि नहीं, जरूरी चीजों को कभी कभी बिना मन के भी करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है, हर चीज मन बहलाने के लिए नहीं होता। हटाएं, कैसे कहें, अब सिचुएशन तो यही है ना, हाँ लिख, अब m1 पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो ध्यान देखो, देखो फोर्स ऑन द बॉटम ब्लॉक, देखो पहले वाले केस में क्या था, as इक्वल टू क्या है, μ2 जी, तो हमने लिख लिया। अब यहां देखो, व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ, अगर ये स्मूथ है तो यहां फ्रिक्शन लगेगा क्या, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, लिखो फोर्स ऑन द बॉटम ब्लॉक, इसमें केस लिखना, व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ, व्हेन द ग्राउंड इज व्हाट, स्मूथ, जब ग्राउंड स्मूथ होगा तो ग्राउंड और जो फोर्स, जो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो, इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो।
और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम मान लिए क्या, म्यू एस है, दोनों ब्लॉक के बीच में। ग्राउंड जब स्मूथ होगा तो ऑब्वियस बात है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्या, जैसे ऑयली हो गया सरफेस हमारा, है ना, कीचड़ उचड़ में जैसे आप बात कर लेते हो, है ना, ऑयली हो गया, लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज किया गया तो उस केस में होगा बेटा एकदम निग्लेजिबल होगा, जीरो होगा। निग्लेजिबल कोई जीरो, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज कोई आइडियल नहीं है। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब जीरो ही लेकर चले। तुम्हारे सर तो ऐसे ही कह देंगे बेटा, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास नहीं है, फोटोन अगर रेस्ट में है तो उसका मास जीरो होता है, क्या एनर्जी नहीं है उसमें? हाँ, इसका मास है, मतलब यूनिवर्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो फ्रिक्शनल फोर्स ना लगाए, तो लगाएगा। हम कह रहे हैं ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने का मतलब इक्वल टू जीरो लेंगे, कोई आइडियल परफेक्ट नहीं होगा ना। तुम्हारे सर तो ऐसे बहुत कुछ कह देंगे बेटा। वैक्यूम में कोई ऑब्जेक्ट मूव करा दें तो बताओ क्या फ्रिक्शन होगा, वैक्यूम में किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने बताओ क्या फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन नहीं, इसलिए तो अनंत टाइम तक वो मूव कर रहा है, लाइफ टाइम के लिए मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता तो रोक लेता कि नहीं? गधों के जैसे गद्दारों से बीच में पड़ के बड़े हो रहे हो, बता दिए नहीं होगा झट। सर तुम्हारे यही बताएंगे। अरे वैक्यूम में देख रहे हो नहीं, स्पेस में बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा के छोड़ दे, चलता रहेगा कि रुकेगा? कुछ रेजिस्टेंस है वहां, तब क्या होगा फ्रिक्शन वहां? हवा में कोई चीज लाद के छोड़ दो, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? या कोई ढकेल की चीज छोड़ दो, आगे गिरेगा कि नहीं, मतलब रुकेगा कि नहीं? एयर है, मॉलिक्यूल है, फ्रिक्शन, बहुत सारी चीजें है, कंडीशनल चीजें होती हैं बेटा। अब क्या आएगा, हर चीज को सब रिलेट करके सोचते हैं, हर चीज रिलेटिव नहीं है दुनिया बेटा। हर चीज रिलेटिव होती तो फिर उस चीजें तो नायाब होगी ना, अजीब होंगी, है ना, अजीज होंगी, समझना पड़ेगा ना। हाँ और क्या। जब से मैं उर्दू और हिंदी को बहुत करीब से समझने लगा ना, इसलिए तो थोड़ा सा इनको, उर्दू और हिंदी को, अब देखो एफ मैक्स का फॉर्मूला वही है, क्या है हमारा, m1 प्लस m2 म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू जी होता है। म्यू1 जीरो हो गया ना, और म्यू2 क्या है, म्यू एस है, तो रख दिए, सीधे वैल्यू निकल के आ गई। म्यू1 जीरो क्यों है, क्योंकि ग्राउंड क्या है भैया, स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है, तो म्यू1 क्या हो जाएगा, जीरो। और म्यू2 की वैल्यू क्या है, म्यू एस के इक्वल है, चाहे तो म्यू2 ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाएगा। म्यू एस का मतलब स्मूथ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? तब ये हो जाएगा एफ मैक्स इक्वल टू m1 प्लस m2 म्यू एस इंटू, लिख लिया, नोट किए। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन क्या है इसमें, व्हेन द ग्राउंड इज व्हाट, स्मूथ। तब अगर ग्राउंड स्मूथ नहीं है तो फार्मूला यही है, एफ मैक्स इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2 म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू क्या भाई, जी है। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, नॉर्मल रिएक्शन वेट वगैरह सब ऐसे ही चलेगा। आगे बढ़ू, जल्दी करो, ये सब चीजें नए हैं आपके लिए, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी फिजिक्स को, अगर डिटेल में डीप में जानना है, फिजिक्स में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो यू वांट टू गेट, यस, सो यू शुड। आओ चलो भाई, हटाओ इसको, हटा लें, चल मेरे लाले आगे देखो। अब इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं देखो, समझना, ये बहुत लेवल ऑफ द लेवल का क्वेश्चन है, कहो तो कराऊं या तो कहो छोड़ दो, करा दो या स्किप कर दो? मालिक जब इतना करा रहे हैं तो आगे भी करा ही दीजिए, क्यों पेंडिंग में रखना? वैसे आएगा नहीं, फिर भी कहो तो करा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो लिख लो, अच्छा लिख ही लो, क्योंकि कभी आ ही जाए, मान लो तो पूछोगे मुझे ही। फोर्स ऑन टॉप ब्लॉक, अब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाले पे नहीं, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ऑन टॉप ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। अरे बेटा कर तो जाएगा, वही तो समझना था, लेकिन नीचे वाले को थोड़ा बहुत हिला तो सकता है, नीचे वाले को थोड़ा बहुत हिला डुला सकता है, नहीं हिला सकता क्या? अरे बेटा एकदम, हाँ भाव, अगर वेट उसका ज्यादा हो गया तो, अगर ऊपर वाले मास का वेट ज्यादा हो गया तो, हाँ तो ले जाएगा, ले जाएगा। अभी तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात हो रही है, हीट अप ले गए तब भी कंपोनेंट में ब्रेक करके देख ही लेंगे। अब यहाँ समझना, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक M2 so that both the blocks move together with common acceleration। देखो व्हाट इज, बेटा ये सब बहुत नया है, जान लेना।
मैं इस बार करा रहा हूँ बड़ी उम्मीद से कि सब लोग समझेंगे, क्योंकि मैं जानता था पिछले कई ईयर में कई लोगों के ऊपर जाएंगे, इसलिए मैंने कोशिश नहीं की थी। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि आप समझो कि क्या है फिजिक्स। ये मतलब उसका क्या कहते हैं, आप लोगों को फील कराना चाहता हूँ। नहीं बेटा, फील तो मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ मुझे ही कराना नहीं है ना। बहुत लोगों को कुछ चीज़ें तो कहीं कुछ चीज़ें तो कहीं और से ही फील हो, यही अच्छा। हर चीज़ मैं ही फील करा दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ यहाँ। what is the maximum force applied on the block, top block M2, मतलब M2 के ऊपर कितना लगाएंगे, so that the both the blocks move together with common acceleration, ताकि दोनों ब्लॉक क्या है कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करें। अब ये ऐसे रखा हुआ है भाई, देखो अब वही है जो कंडीशन आपने पीछे पढ़ा है, वही नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। ये m2 है भाई साहब, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा, वो क्या होगा m2 इंटू जी होगा। f मैक्स अब सेकंड ब्लॉक पे लगा रहा है, सेकंड ब्लॉक पे हम मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं, सो दैट ये दोनों ब्लॉक एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करें। मान लेते हैं सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू1 है, और इस दोनों ब्लॉक के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है भैया, म्यू2 है, और एफ मैक्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन जो दोनों का है वो एएस है, एएस एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहे हैं दोनों। अब इन दोनों को ब्रेक करके देखा गया भाई, चल भाई इन दोनों को ब्रेक करके देखते हैं कि चीजें कैसे बनेगी, यह समझना जरा देखना। अब यहां समझना अभी तक देख, अगर इस ब्लॉक पे हमने क्या किया भाई, एफ मैक्स लगाया, मतलब मैक्सिमम फोर्स हमने आगे की तरफ लगाया, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, ये ब्लॉक क्या होगा आगे की तरफ। अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पे जो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्या लगता है तुम्हें, आगे आएगा या पीछे जाएगा, ये आगे आएगा या पीछे की तरफ जाएगा। इसके रिलेटिव मोशन की वजह से इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा सेकंड वाले पे किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। अरे पीछे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा, अगर ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लगेगा, वो किसके इक्वल होगा, F2 इक्वल टू क्या होगा, μ2 इंटू N2 के इक्वल होगा। और N2 इक्वल टू क्या होगा, N2 इक्वल टू क्या होगा मतलब N2 इक्वल टू क्या होगा, M2 इंटू सेकेंड वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, M2 इंटू जी के इक्वल होगा। लेकिन जो F2 है वो μ2 इंटू N2 के इक्वल होगा। नीचे वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है, इन दोनों पे एक साथ ब्लॉक आगे बढ़ना है, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा या आगे की तरफ। जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, क्लियर है, पीछे की तरफ लगेगा पक्का। तुम्हें क्या लगता है ब्लॉक आगे बढ़ेगा पीछे बढ़ेगा, एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनको भी आगे जाना है ना। इक्वेशन को जरा ध्यान समझना। अब ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो ये जो फोर्स केवल इस ब्लॉक पे लग रहा है, क्या लगता है इस ब्लॉक को खींच पाएगा आगे, इस ब्लॉक पे खींच पाएगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, इन दोनों ब्लॉक पे लगेगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे खींचेगा नीचे वाले ब्लॉक को। क्योंकि इस ब्लॉक को आगे कौन सा फोर्स खींचेगा, अरे उसका फ्रिक्शनल फोर्स ही तो खींचेगा ऊपर वाले ब्लॉक का, क्योंकि ये वाला फोर्स तो इस पे नहीं लग रहा है ना। अगर ये फोर्स इस पे लग रहा होता तो ब्लॉक नीचे जाता तो वो मूव करता, लेकिन अब नीचे वाला ब्लॉक कब मूव करेगा, जो इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है इसको आगे खींच के ले जाएगा। अगर इसको आगे खींच के लेकर जाएगा तो ये F2 जितना आगे लग रहा है उतना ही क्या होगा, हमेशा क्या होंगे पेयर में होंगे, F2 इतना आगे की तरफ लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक को आगे खींच के ले जाएगा। लेकिन इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, μ1 इंटू क्या होगा N1 होगा। लेकिन ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये F2 हमारा F1 से ज्यादा है, तो F2 माइनस F1 और इक्वल टू में क्या होगा जरा बताना, अरे इसका मास इंटू क्या है एक्सीलरेशन, जो A1 एक्सीलरेशन भाई AS एक्सीलरेशन, AS एक्सीलरेशन से दोनों आगे बढ़ रहे हैं ना, तो M1 इंटू क्या कर दिया हमने S कर दिया। अब F2 माइनस F1 इक्वल टू M1 इंटू S लिखा है। अब F2 की वैल्यू रखो और F1 की वैल्यू रखो, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाता है। क्या आ जाएगा भेजे बताना, लिख दूं मैं वैल्यू, F2 की वैल्यू क्या है जरा बताना, F2 की वैल्यू क्या है ध्यान से देखना, F2 की वैल्यू क्या है जरा बताना, μ2 इंटू क्या है N2 है, माइनस F1 की वैल्यू क्या है जरा बताना, μ1 इंटू क्या है M1 है, इक्वल टू में क्या होगा M1 इंटू क्या है AS है, M1 इंटू क्या है भाई AS है। अब जरा बताना N2 का मतलब क्या होगा, N2 का मतलब क्या होगा, मैं इसको लिख रहा हूं, N2 का मतलब क्या होगा, N2 का मतलब क्या है M2 इंटू जी है, क्या हो जाएगा μ2, यह हो जाएगा M2 इंटू जी हो जाएगा, माइनस M1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब क्या है बोलो भाई, अरे M1 प्लस M2 इंटू में क्या हो जाएगा भाई जी हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है जरा बताना,
m1 इंटू ए एस है। अब मुझे ए एस निकालना है तो m1 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा या ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, जो भी है। m2 वाले टर्म को एक साथ लाता हूं, जरा ध्यान से देखना यहाँ। ये हो जाएगा म्यू टू m2 इंटू जी, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ क्या हो जाएगा μ1 m2 इंटू जी माइनस का μ1 m1 इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू ए एस। ध्यान से देखना, इस माइनस साइन को अंदर ले गए, m2 वाले को हमने पहले लिख दिया, m1 वाले को हमने बाद में लिखा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, m2g कॉमन दिख रहा है ना, m2g को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ देखो क्या बचेगा, μ2 बचेगा, यहाँ क्या बनेगा μ1 बचेगा। तो यहाँ μ2 माइनस μ1 और यहाँ क्या आ गया m2 इंटू जी, और क्या है यहाँ बताना, माइनस μ1 m1 जी, μ1 m1 और क्या हो जाएगा यहाँ जी इक्वल टू क्या है m1 इंटू ए एस है, यही है ना, m1 इंटू क्या है ए एस, m1 इंटू क्या है ए एस है। अब m1 से क्या कर रहे हैं, m1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। जब m1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये आएगा μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस क्या है सिक्स μ1, यहाँ आएगा m1, यहाँ आएगा m2 इंटू क्या हो जाएगा g माइनस के क्या हो जाएगा μ1 इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एस। यही लिखा गया है यहाँ देखो, ये इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया गया, लेकिन कैसे आ गया ये मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लो इसको, कैसे आया इसको लिखवा दिया, लिख लो भाई इसको। एक्टिव रहो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जा रही है तुम लोगों की, होना मेरे साथ चाहिए था लेकिन वो आप लोगों के साथ रहा है। इतना आसान नहीं बेटा हर चीज को हासिल करना, तपाओ खुद को पहले, ईंट को मजबूत बनने के लिए भट्टे में उसको पकाया जाता है, चिमनी में पकाया जाता है, सूरज को चमकने के लिए पहले तपना पड़ता है, सूरज को चमकने के लिए जलना पड़ता है, जलाओ खुद को तब रोशनी निकलेगी, ठीक से नहीं जलाओगे बेटा केवल धुआं धुआं निकलेगा, फिर गाते रहना धुआं धुआं। पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है अभी से, तुम लोग बताओ लिखा, जब ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाएंगे तो भैया ए एस इक्वल टू ये आएगा इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन बनाना आप लोग सीखना क्योंकि फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, इसकी बहुत आप तवक्को नहीं रखिएगा खुद से। हाँ आप कुछ कह सकते हो ऐसा है, लिख लो लिख लो लिख लो। अब ये ध्यान रखना कि ये एफ मैक्स का रोल यहाँ इसको खींचने में नहीं आएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दोनों ब्लॉक के बीच में वही इसको आगे खींचेगा, और जानते हो जितना आगे की तरफ लगेगा उतना ही, ठीक है ना। बात तो बहुत है बेटा लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं, दिक्कत यही है। लिखो लिखो लिखो, लिखा क्या, सबने नोट किए क्या, बढ़िया भाई। जल्दी से आप लोगों के टॉपिक पे आ रहे हैं हम, जो आप पढ़ेंगे जिसको देखकर आपको लगेगा हाँ अब आया मेरा वाला टॉपिक, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। बाकी स्लाइड शेयर कर देंगे अगर कहोगे तो, आराम से आप लोग लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अफसोस की बात यह है कि आपके पास ये चीजें हैं नहीं, होनी चाहिए थी। अब लिख लो हाँ, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तब उस केस में क्या होगा, देखो लिखो क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप ब्लॉक, force applied on what, top block. What is the maximum force applied on the block M2 show that both the blocks move together with a common acceleration, both the blocks move together with a common acceleration. What is the maximum force applied on the block M2 so that both the blocks move together with common acceleration. इस पे अब कितना फोर्स लगाएं कि दोनों को साथ साथ ही हम आगे खींच लें, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं। देख भाई चल,
ठीक है। अब यहाँ पर ब्लॉक्स ये ही सब कंडीशनल है, इनको ध्यान रखना। मतलब दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम की तरह कंसीडर किया गया है, वहां तो दोनों को क्या है अलग अलग सिस्टम कंसीडर किए थे। देख भाई यहाँ क्या होगा, बाकी सारे इक्वेशन वही है पीछे के जैसे हमने बनाए हैं। ये n1 इक्वल टू क्या होगा, ये n1 इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका जो ns है ये ns इक्वल टू होगा एफ मैक्स m2 पे लग रहा है, दोनों को एक साथ खींचेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे क्या होगा नीचे, जब दोनों साथ आ रहे हैं ऑब्वियस बात है ये इससे चिपक कर होगा, ये इससे क्या होगा चिपकुराम होगा ना बेटा, एकदम स्टिक होगा ना इससे। दोनों के साथ मूव करने का क्या मतलब है, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे में स्टिक होंगे या एक दूसरे के साथ ही आगे मूव करेंगे। तो यहाँ हम फ्रिक्शनल फोर्स कितना डायरेक्ट नहीं बात कर पाएंगे, जो मेन फ्रिक्शन वर्क करेगा आपके मोशन में वो करेगा ये n1 इंटू एस। एफ मैक्स आगे की तरफ है और ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है, तो क्या लिखेंगे एफ मैक्स माइनस म्यू1 इंटू एन एस इक्वल टू क्या होगा m इंटू एस। और m का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है बताओ, इस कैपिटल M का मतलब क्या है m1 प्लस m2 है। सो एफ मैक्स इक्वल टू ये इधर आएगा प्लस होगा m इंटू एस क्या हो जाएगा म्यू1 इंटू क्या है एस है। सो एफ मैक्स इक्वल टू इस कैपिटल M का मतलब क्या है m1 प्लस m2 और इस म्यू1 इंटू एन एस है। अच्छा एस का मतलब, एस हमने पीछे निकाला ना, एस का इक्वेशन हमने पीछे निकाला ना ये वाला, अरे एस इक्वल टू पीछे क्या निकाला भाई बता, म्यू2 माइनस v1 अपॉन क्या है म्यू2 माइनस v1 अपॉन m1 इंटू n2 इंटू जी क्या है m1 और क्या आ गया यार, एस की वैल्यू यही निकाले ना पीछे, एस इक्वल टू हमने निकाला म्यू2 माइनस v1 अपॉन m1 m2 जी माइनस के क्या हो गया म्यू1 इंटू जी निकाला हमने, पीछे निकाला अभी है ना। तो इस एस के प्लेस में हमने ये रख दिया और म्यू1 इंटू एनएस का मतलब क्या है अभी हमने पीछे बताया भाई, एनएस का मतलब क्या है जरा बताना, m1 प्लस m2 इंटू क्या है जी है, बहुत डिफिकल्ट है। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के क्या आता भाई एफ मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ मैक्स इक्वल टू क्या आ गया निकल के म्यू2 माइनस म्यू1 m2 अपॉन m1 सेकेंड ब्रैकेट में क्या है m1 प्लस m2 इंटू जी। देखिए ये क्वेश्चन बड़े यूनिक है, बहुत ही एकदम यूनिक है। बस यहाँ ये होना चाहिए था कि ये वाले ब्लॉक्स क्या है मूव कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये ब्लॉक एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है दोनों ब्लॉक एक दूसरे से स्टिक हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना। अलग अलग कंडीशन होगी ना, एक तो ये हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, एक तो होता है कि दोनों साथ आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं बोलो भाई। ये कुछ ऐसे है समझो जैसे दोनों को एक दूसरे में चिपका के रख दिया हमने, अब ऊपर भी खींचेंगे तब भी क्या होगा आगे खिंचा जाएगा ना ये ऐसे। मतलब ये म्यू2 की वैल्यू जो होगी ना म्यू1 से काफी ज्यादा होगी, तब क्या होगा इसको इसको चिपका के रखेगी आगे एकदम साथ खींचेगी, ऐसा कुछ होगा। एफ मैक्स इक्वल टू क्या होगा म्यू2 माइनस म्यू1, यहाँ m2 अपॉन m1 होगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा जी होगा। ये समझने के लिए है, बस जल्दी समझो लिख लो इसको। तो वहां से हमने एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन निकालने के बाद यहाँ पर हमने एफ मैक्स निकाल लिया, क्या निकाल लिया एफ मैक्स लिखा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन हो सकता है पहली बार लिखा हो, हटाएं प्रैक्टिस करिएगा इससे, ये सब चीजें नहीं है बिल्कुल आपके लिए। जब सरफेस स्मूथ होगा तो यही म्यू1 हमारा क्या आ जाएगा, देखो फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप ब्लॉक व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ, लिख लो फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप ब्लॉक व्हेन द ग्राउंड इज व्हाट स्मूथ, लिख लो फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप ब्लॉक व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ। ग्राउंड जब स्मूथ होगा तो म्यू1 क्या होगा, म्यू1 क्या होगा जीरो होगा ना, ग्राउंड स्मूथ होगा तो नीचे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा भाई जीरो हो जाएगा, तो म्यू1 हमारा हो जाएगा जीरो के इक्वल, बस म्यू2 होगा वो म्यू1 के इक्वल है। तो जो एक्सप्रेशन हमने अभी डिराइव किए ना एफ मैक्स इक्वल टू क्या था, वो मैक्सिमम फोर्स जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। एफ मैक्स का एक्सप्रेशन क्या है म्यू2 माइनस म्यू1 m2 अपॉन m1, यहाँ m1 प्लस m2 इंटू जी है, म्यू2 माइनस म्यू1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी है। यहाँ म्यू1 इक्वल टू जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई म्यू2 के प्लेस में म्यू एस रख देंगे तो इक्वेशन निकल के आ जाता है क्या हमारा एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ये बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इनको अच्छे से देखो, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको याद रखो।
ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लिखो, लिखते रहो। व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ, जब स्मूथ हो जाएगा तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, म्यू1 इक्वल टू जीरो लेंगे। बस यहाँ पर जहाँ म्यू1 है जीरो रखें, म्यू2 के प्लेस में म्यूएस रखिए, क्वेश्चन निकल के आ गया। यहाँ स्टैंड फॉर व्हाट, यहाँ एस स्टैंड फॉर क्या है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, चले आगे भाई, लिख लिया? हाँ नहीं, आज इसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कहाँ बेटा, लिखा, लिखा, लिख लिया? तुम्हारी तरफ भी देख लिए, हाँ लिख लिए। दिल की बात समझ गए। हाँ बेटा समझ, दिल की बात तो मैं बहुतों की समझ जाता हूँ, बस यही बात है कि मैं अपनी दिल की बात नहीं बताता, दिक्कत यही है, क्योंकि ये राज हर किसी से नहीं बता सकता ना, इसको जब लग जाएगा बता दिया जाएगा, लगेगा कि ये राज ओपन कर देना चाहिए, बता दे। चल बेटा, हटा ले इसे। अब ये केसेस ध्यान रखना कि चीजें क्या होती है, कैसे क्या, यस और नो वाले, फिर आप लोगों की ये काम की चीजें आ जाएंगी, क्वेश्चन वगैरह हम आपको भेज देंगे, आपको जो टॉपिक मेन है वो पढ़ाते हैं। इसमें देखना, जब एफ इज लेस देन एफ मैक्स हो, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी भी ब्लॉक पे, M1 पे या M2 पे जो भी लगा रहे हैं, अगर वो क्या है, एफ मैक्स से कम है या उसके इक्वल है, तो ये चीजें कब होंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सीलरेशन, दोनों साथ मूव करेंगी, किस केस में कैसे क्या, ध्यान रखना। ये पीछे कंडीशन दिखे, उसको समराइज किया गया, ध्यान रखना। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, जब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन टुगेदर, जो भी है। FBDS का मतलब क्या है, फ्री बॉडी, याद आया कुछ, उसी से हमें इक्वेशन बनाने हैं, समझ गया कि नहीं? ठीक है, ये हिंट दिए समझने के लिए। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, इसको समझना। अब मैं हो सकता है आप लोगों को समझा सकूं या बता सकूं, नहीं समझा सकूंगा तो भी अच्छा है, समझा लूंगा तो भी क्या है। क्वेश्चन नोट करो, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हम लोगों ने, हाँ बेटा, जो हमने वो पढ़ने हैं, जो हम लोगों ने बताने हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, इन सब की बात करेंगे, जो आपकी सिलेबस का एसेंशियल पार्ट है। क्वेश्चन लिखो भाई, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक ऑफ ब्लॉक मास 1 kg, ट्रक पे भैया एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है, 1 kg, ये दिख रहा है ना, ट्रक के अंदर एक ब्लॉक मास 1 kg इज प्लेस्ड, जहां म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है भैया, 0.6, एंड ट्रक इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन, जो ट्रक है हमारा मूव कर रहा है कौन से एक्सीलरेशन से भैया, 5 मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर से। देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ब्लॉक पे, ये बताना। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज्यादा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, समझेगा। तब ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, ये बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही फ्रिक्शनल। आ जाओ भैया। On the horizontal surface of truck of block 1 kg is placed mu is equal to 0.6 and truck is moving with acceleration 5 meter per second square, then the frictional force on the block will be, ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा ये बताना। इसका मास कितना दिया है ब्लॉक का, 1 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या दी है, 0.6, और एक्सीलरेशन कितना है भाई ट्रक का, 5 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है ब्लॉक पे, ये देखो FBD डायग्राम, लोग समझते हैं दोनों नंबर पे बदल बदल कर लेने से हो सकता है क्या कर ले, मिजाज में आएगा तो
तो बेटा क्यों नहीं नोट करेगा, कॉपी भी तो नया लिया है। जीवन में इनको धीरे धीरे सब रियलाइज होगा, घबराओ नहीं कि क्या चीज मिल रहा है, क्या जरूरी था। अभी तो कोई मिल गया था इसलिए आसान था सब, जब जादू उड़ जाएगा तब लगेगा कि हाँ कुछ करना है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा इसमें, भाई सूडो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जरा देखना, ध्यान से समझना, अच्छे समझना बेटा। जैसे आप बाइक पे बैठे हो, किसी ने बाइक को अचानक से, बेटा सुन लो, किसी ने बाइक किसी ने बाइक को एक्सेलरेट कर दिया, तो आपकी बॉडी किधर झुकेगी, पीछे की तरफ या आगे तरफ, पीछे की तरफ झुकेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। वैसे ही ब्लॉक है, जब ये बस आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक किधर मूव करेगा, पीछे की तरफ। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस पे जो एफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो देखो आगे की तरफ दिख रहा है। लेकिन एक स्यूडो फोर्स होगा जो इस पे पीछे की तरफ लगेगा, वो किसके इक्वल होगा, भाई फोर्स एक पीछे लगेगा तभी तो इसको स्यूडो फोर्स का मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक्चुअल फोर्स जो फील कर रहा है जिसकी वजह से पीछे जा रहा है वो m इंटू ए होगा। मतलब इस ब्लॉक का मास और जो एक्सेलरेशन इस पे फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी के क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पर देखो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल इक्वल टू क्या होगा भैया, म्यू इंटू एन होगा। और एन का मतलब क्या होगा, एम इंटू जी होगा। एन का मतलब क्या होगा, एम इंटू जी। तो एन इक्वल टू क्या है, एम इंटू जी, और यहाँ गया म्यू एम जी। क्या ये दिया है, क्या म्यू की वैल्यू है 0.6, एम कितना दिया 1 kg, जी की वैल्यू कितना दिया है 10। सॉल्व करेंगे कितना आया 6 न्यूटन। जो फ्रिक्शनल फोर्स आया वो कितने न्यूटन का आया भाई, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन का आया। कितना आया, 6 न्यूटन का फोर्स आया। अब जरा ध्यान समझना, जरा ध्यान समझना, 6 न्यूटन का आया फ्रिक्शनल फोर्स, ये निकालना था, लेकिन इसमें समझना जरा। अभी क्वेश्चन ना थोड़ा सा सर हिलाएगा, ध्यान रखना, सर हिलाएगा बेटा, थोड़ा होशियार रहना है इस पे। अच्छा नोट करने में लग गया क्या, मैं समझाऊंगी नहीं, हाँ आज आपके सिलेबस का मेन पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मतलब ये भी है, बट जो आपके सर की लिमिटेड है उनकी लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की मैं वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा। जहाँ पर वो उछल कूद रहे हैं, यहाँ जाओ बेटा, यहाँ समझो इंपॉर्टेंट। अब कह रहे हैं ब्लॉक इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो ब्लॉक है हमारा वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, सबके लिए सेम, जहां पर न्यूटन साहब का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, दो फोर्स एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा है। एक तो ये जो ट्रक इसको खींच के जा रहा है, दूसरा इस पे क्या है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कई फोर्सेस एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। ब्लॉक आगे तो बढ़ेगा, साथ साथ पीछे भी स्लाइड करेगा ट्रक के अंदर। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स है और आगे चीजें बढ़ेंगे तेजी से, तो ऑब्वियसली ब्लॉक थोड़ा पीछे से भी मूव करेगा, पीछे भी मूव करेगा कि नहीं। तो जो स्यूडो फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा, जिसको हम लिख रहे हैं m इंटू ए, स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन मोशन की वजह से इस पे लग रहा है। क्योंकि जिस ट्रक में रखा है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये घूम रहा है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ वो क्या है, जैसे ब्लॉक बाइक पे आगे बैठे हो, बाइक एक्सेलेरेट होती है, पीछे की तरफ झुक जाते हो, कोई फोर्स लग रहा है क्या, स्यूडो फोर्स है, ये नेचुरल मोशन की वजह से लग रहा है। तो m इंटू ए इक्वल होगा एफ स्यूडो फोर्स निकाले, एफ स्यूडो इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। बॉडी का ब्लॉक का मास कितना है 1 है और एक्सेलरेशन कितना है भाई 5 है, तो ये कितना आ गया 5 न्यूटन। अब जरा समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है वो क्या देखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना, 6 न्यूटन। मतलब इसमें फोर्स कितने न्यूटन का आगे लग रहा है, 6 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा है भैया, 6 न्यूटन का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स की बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा लग जाए। फ्रिक्शनल फोर्स या तो फोर्स के बराबर लगेगा या फोर्स से क्या लगेगा, कम लगेगा। या तो फोर्स के बराबर लगेगा या तो फोर्स से क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जो स्यूडो फोर्स आया हमारा कितना आया 5 न्यूटन का,
जो फ्रिक्शनल फोर्स आया वो कितने न्यूटन का आया, 6 न्यूटन का। इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, वो शैडो फोर्स के ही बराबर आएगी, वो जो कि कितना है 5 न्यूटन। जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन से नहीं लिखना, गलती हो जाएगी, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक हमारा किसमें चला गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम को मतलब क्या है, जहां पर न्यूटन साहब का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लिखने में क्वेश्चन इजी लग रहा है कि 2 लाइन में आ जाएगा, लेकिन आंसर जब लिखिएगा तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा। लिखना है आप स्यूडो फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए होगा। F स्यूडो इक्वल टू m इंटू ए निकाले, स्यूडो फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन का। अब जो स्यूडो फोर्स है देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है। अगर स्यूडो फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, क्या ब्लॉक मूव करेगा क्या? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू इसकी कम है तो ब्लॉक मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो, केवल 5 न्यूटन का। क्योंकि अगर 6 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता तो जस्ट क्या करता, वो मूव करने वाली कैटेगरी में आ जाता। लेकिन ये 5 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए मूव नहीं करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं, समझ में कि नहीं? लिख लो इसको। लिख लो भैया, ये सब यूनिक क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। लिखा बच्चा, लिख लिया सबने? अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो आपके सिलेबस का है। छोड़ दो ये चेन वोल, ये जो तुम लोगों के सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसमें आपको बहुत कुछ जानना था। बेचैन थे आप एकदम, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिला। आ जाओ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बेटा शायरी नहीं है, ये तो गाना था। हाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये आपके सर का या मैम का टॉपिक है, जहां से आप लोगों ने समझने हैं, ध्यान रखने हैं, ध्यान रखो। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हाँ बेटा आएगा, बैंक रोड आएगा, रोड ऑफ बैंक आएगा, बैंक रोड आएगा। आ जाओ। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिसका रेडियस r है और उसका मास क्या भाई m है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, मास अगर m है, इसका जो एक्सीलरेशन होगा, रेडियल एक्सीलरेशन होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभी देखेंगे। जो इसका रेडियल एक्सीलरेशन होगा, जिससे क्या हो रहा है, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आता है, v²/r। और सिंस v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है ना, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताना, r² ओमेगा²। तो यहाँ से AC इक्वल टू मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इक्वल टू v²/r, और v का मतलब क्या है, r² ओमेगा²। यहाँ कैपिटल R है तो कैपिटल R लिख लेना आप। यहाँ क्या हो जाएगा, एक r से r कट जाएगा, ओमेगा² इंटू r आ जाएगा। लिख लो ओमेगा बेटा, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है ना, इसी v के प्लेस पे रखे r इंटू ओमेगा, पीछे पढ़े ना पीछे, इसको लिख लो। यहाँ कैपिटल R है तो कैपिटल R लिख लेना आप। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, लेकिन ये कब होगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, चल फ्रिक्शन का यहां तक देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का अलग से कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन का हो गया यहां तक डन। अभी आएगा इसमें भी कॉन्सेप्ट, बट फ्रिक्शन का यहां तक देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।